सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मिलकर डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा इंग्लिश के बारे में। दोस्तों, आज है हमारी पहली क्लास जिसमें हम लोग देखेंगे इंग्लिश के बेसिक के बारे में। अगर हम इस इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को ही समझने या फिर समझाने के लिए, मैंने क्या कहा, इस लैंग्वेज को ही समझने या फिर समझाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है साउंड की। हमें ज़रूरत पड़ती है साउंड की। अब इस साउंड के ही 4 एस्पेक्ट्स तैयार होते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। पहला, किसी भी चीज को सबसे पहले सुनना। किसी भी चीज को सुनना, फिर उसके बाद ही सुनने के बाद बोलना, स्पीकिंग। देन आफ्टर रीडिंग, और फिर लास्ट में राइटिंग। दोस्तों, हम किसी भी चीज को सबसे पहले तो सुनते हैं, उसके बाद उसको ही बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। और थोड़ी सी इस साउंड को और थोड़ा आगे इसके डिस्कशन को लेकर चला जाए तो साउंड को और 2 भागों में बांट लेंगे हम लोग। 2 तरीके के साउंड आते हैं। पहला साउंड वॉवेल साउंड, दूसरा साउंड कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये वॉवेल क्या होता है? वॉवेल को हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं, जिसको हिंदी में अगर कहें तो आ ई ओ, और खैर ये तो अपने हिंदी की बात है। और इंग्लिश में इसको हम लोग ए ई आई ओ यू के नाम से जानते हैं, जो नंबर में टोटल 5 होता है, 5 संख्या में होता है। और वही कॉन्सोनेंट की हिंदी की बात करें हम तो कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन के नाम से जानते हैं, क ख ग घ करके जो होता है वो। लेकिन यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट दिस वॉवेल, बस इन वॉवेल्स को छोड़ के बाकी सब जितने भी होते हैं आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट संख्या में 21 होते हैं, और वो होते हैं बी सी डी एफ एंड सो ऑन। ये संख्या में 21 होते हैं, 21। जब हम इन वॉवेल और इन कॉन्सोनेंट, जब हम इस वॉवेल और इस कॉन्सोनेंट इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्या? 26। 5 और 21, 26 लेटर। दोस्तों, इन्हीं 26 लेटर से मिलकर बनता है हमारा अल्फाबेट। इन्हीं 26 लेटर से मिलकर बनता है हमारा अल्फाबेट। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। अब एक बात और बताता हूं मैं इसके बारे में। देखो, अल्फाबेट 26 लेटर से मिलकर बनता है, लेकिन जो साउंड है क्या वो भी 26 होती है? 26 लेटर हैं आपके, तो ये तो आपके 26 लेटर जो है एक अल्फाबेट बनाते हैं, मतलब एक वर्णमाला बनाते हैं। 26 अल्फाबेट क्या बोलते हैं, नंबर लेटर्स मिलके। लेकिन क्या 26 साउंड भी निकलता है? तो इसको समझने के लिए आपके पास मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे काइट, माइट, किट, सर्कल और डॉक्टर। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो आई की साउंड है, यहाँ पे जो इस आई की साउंड आ रही है, KITE, का इट, यहाँ पे साउंड आई की जो है ये कुछ इस तरीके से आ रही है, इसकी भी कुछ इसी तरीके से आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किट पढ़ा जाएगा, KIT, यहाँ पे ई की साउंड आएगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसी आई का अ की साउंड आएगी, अ की साउंड आएगी। और इस डॉक्टर में इस ओ का अगर साउंड देखें हम तो आ की साउंड आएगी, और इसकी अ की साउंड आएगी। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ भी वही आई है, आई आई आई, लेकिन साउंड जो है अलग अलग आ रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर में यहाँ इस ओ का साउंड अ, यहाँ ओ का साउंड अ। कुल मिला के बात इतनी सी है कि साउंड अलग अधिक होते हैं, जितने हमारे लेटर्स हैं उनसे साउंड हमारा अधिक होता है। तो कितने होते हैं साउंड, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। यूं तो दोस्तों
वॉइस 5 होते हैं, लेकिन साउंड की बात करें तो साउंड ये टोटल 20 देते हैं। टोटल 20 साउंड इनसे निकल के बाहर आती है। इन 20 साउंड में भी 2 तरीके के साउंड आते हैं। पहला साउंड हो जाता है अपना 12 ऐसे साउंड होते हैं जो मोनोफ्थंग्स कहे जाते हैं, मोनोफ्थंग्स। और 8 ऐसे साउंड होते हैं जिनको हम डायफ्थंग्स कहते हैं। अब ये मोनो क्या है, ये डाई क्या है? मोनो का मतलब होता है एक तरीके का साउंड, मतलब 12 ऐसे होते हैं जो एक तरीके का साउंड देते हैं, और 8 यहाँ पे 8 छोड़ दिया मैंने, 8 ऐसे होते हैं जो एक से अधिक तरीके के साउंड जनरेट करते हैं। जैसे इसी आई की बात कर रहे हैं आप, तो ये यहाँ कुछ अलग दे रहा है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग, इस साउंड इस ओ की कुछ अलग है, इस ओ की कुछ अलग है। मतलब इसमें भी जो 20 तरीके के इस 12 और 8 में डिवाइड हो जाता है। 12 एक तरीके की साउंड और 8 अलग अलग तरीके की साउंड। अब आते हैं कॉन्सोनेंट पे। क्या कॉन्सोनेंट भी जो कॉन्सोनेंट हमारा 21 तरीके का देता है, या अलग अधिक, उससे अधिक भी देता है? तो हमारे जो कॉन्सोनेंट है दोस्तों, ये 24 तरह के साउंड टोटल देते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो हमारे अल्फाबेट है वो तो 26 लेटर से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो साउंड की बात आती है तो साउंड टोटल हमारे हो जाते हैं कितने? 24 + 20 = 44। टोटल 44 तरह की साउंड हमारे सामने निकल के आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्फाबेट से। इसको हटा दूं मैं। अल्फाबेट से अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो हमें मिलता है क्या? वर्ड। बहुत ही खूबसूरत सा चीज है ये वर्ड। ये वर्ड की भूमिका तभी अपनी मतलब निभा पाएगा जब ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको ये कंप्लीट करेगा। सबसे पहले वर्ड की डेफिनेशन को लिख लेते हैं, जो है बहुत खूबसूरत सी, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। तो चाइनीज में लिख दिए, मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर। दोस्तों देखिए, वर्ड जो होता है ना, कॉम्बिनेशन से बनता है लेटर्स के, लेकिन किस कंडीशन में वर्ड कहा जाएगा, उसकी कंडीशन एक होती है कि देखिए कई सारे क्या बोलते हैं लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं। तो उन लेटर्स से वर्ड ये तभी कहा जाएगा जब ये एक मीनिंग रखेगा। ये नहीं कि हम कुछ भी लेटर्स ऐड कर दिए, बना दिए, उसको बोल दें कि वर्ड हो जाएगा। उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। डॉग, कैट, मैट, रैट, गॉड, ODG, STT। इसी से आगे चले अगर हम तो TCA। अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पे ये D जो है एक अपने आप में लेटर है, ये भी अपने आप में एक लेटर है, ये भी लेटर है, ये सब अपने आप में एक लेटर से ही मिलके बने हैं। लेकिन क्या इसमें से कितने लोगों को हम वर्ड कह सकते हैं? डॉग मतलब कुत्ता होता है, सबको पता है, इसका एक अपना एक अर्थ निकल रहा है। कैट मतलब बिलार मतलब बिल्ली होती है, इसका भी अपना एक अर्थ निकल रहा है, इसको भी सब जानते हैं। तो ये अपने आप में एक वर्ड है। मैट, चटाई, ये भी एक अपने आप में वर्ड है क्योंकि इसका भी एक अर्थ है। रैट, चूहा, जिसको हम लोग मुंह से बोलते हैं, तो इसका भी अपने आप में एक अर्थ है, तो ये भी एक वर्ड है। गॉड, भगवान, ये भी अपने आप में एक अर्थ रखता है। लेकिन ODG जो यहाँ लिखा है मैंने, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, इसका कहीं मतलब कोई मीनिंग ही नहीं कि ये है क्या भाई साहब, ये तो कुछ समझ में नहीं लिखा, लिख क्या दिया हूँ मैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये अपने आप में एक वर्ड नहीं है। एक्ट आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में, धारा वारा शायद होता है इसका हिंदी, तो ये भी अपने आप में एक वर्ड है। लेकिन TCA ये कोई मीनिंग कंसिडर नहीं करता अपने आप में, तो ये भी एक इसको हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते हैं, तो ये अपने आप में वर्ड नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि वर्ड हम तभी कहेंगे जब उसका कोई अपने आप में एक मीनिंग हो, अर्थ हो। बात समझ में आ गई इतनी सी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक यूनिट शब्द लिख दिया हूँ, ये यूनिट क्या है? इस यूनिट को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों बात करें हम अपने इस भाई साहब की जो ये कोपचे में खड़े हैं, इनकी ये यूनिट को ही हम इस यूनिट को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच।
स्पीच, भाषा का वह रूप जिसको बोला जा सके, भाषा का वह रूप जिसको बोला जा सके। तो इसको इस यूनिट को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। आपका एक बहुत ही बड़ा भ्रम, अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर दूर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने नाम। सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, दोस्तों इसमें डी की साउंड नहीं आती है। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, उसके ठीक आगे ही चलें तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इसके आगे चलें तो इंटरजेक्शन। ये हो गए जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हैं, जो कि नंबर में 8 है। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल को मैंने नहीं लिखा है, तो आर्टिकल भाई साहब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, उसको हम लोग समझेंगे आगे चल के। चलिए ठीक है, अब इनको तो हम इनकी डिस्कशन आगे लेके चलेंगे डिटेल्स में, एक एक करके नाउन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं इस वर्ड से आगे। इस वर्ड से आगे चलेंगे दोस्तों तो हमें मिलता है फ्रेज। इसकी भी डेफिनेशन बहुत ही खूबसूरत सी होती है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग को लेके कंप्लीट नहीं होता है। मतलब बात इतनी सी है कि इसकी मीनिंग तो होती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल के आता है, आधा अधूरा इसका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, पीहू एंड पुनीता। पीहू और पुनीता ये अपने आप में एक वर्ड ही तो है। पीहू भी एक वर्ड है, एंड भी एक वर्ड है, पुनीता भी एक वर्ड है। पीहू और पुनीता क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्लियर नहीं चल रहा है पता। तो जब इसका पता न चले, सेंटेंस मतलब सॉरी, जब इसका अपने आप में कोई एक अर्थ ना निकले, कंप्लीट मीनिंग ना निकले, तो ये अपने आप में एक फ्रेज होते हैं। ठीक, अब फ्रेज को हम देख लेते हैं कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेज 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इसको हटा देता हूं नहीं तो लिख ही नहीं पाऊंगा इतनी में। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक इससे ही आगे बढ़े तो एडवर्ब फ्रेज। चाइनीज में लिख रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, ये फ्रेज 3 तरीके के होते हैं, इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। चलिए दोस्तों, मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। अब इन खातून से क्या खेलें, ये तो अभी सर्च करने लग गए। दोस्तों हम लोग अब अपने इस फ्रेज के डिस्कशन से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। फ्रेज से अगर आगे हम चलें तो सबसे पहले मिलेगा हमको क्या, सेंटेंस। हमारा मुद्दा तो अब शुरू हुआ। सेंटेंस, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन इसकी याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहली कंडीशन, इसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, अपने अर्थ को लेके कंप्लीट होता है ये। दूसरी कंडीशन, इसका जो है अरेंजमेंट होना चाहिए इसके वर्ड का एक सही तरीके से। तो अपने वर्ड के अरेंजमेंट को भी लेके रहता है।
सेंटेंस तभी कहलाएगा जब इसमें शब्द की व्यवस्था सही तरीके से हो और इसका अर्थ एक सही तरीके से निकले। इस अरेंजमेंट को ही दोस्तों हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इस अरेंजमेंट को ही दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इस वजह से स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस की, वो भी देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। इस वर्ब में भी दो तरीके की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इस ऑब्जेक्ट के भी दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हम लोग जो हमारा मेन वर्ब है हम इसी से एक्शन या जो भी मतलब हमारा एक्शन होता है सेंटेंस के अंदर शो करते हैं मेन वर्ब से। मेन वर्ब की 5 कैटेगरी निकल के आती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग आईएनजी के नाम से जानते हैं, और फिफ्थ फॉर्म। अब ये क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने लिखा गो, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की। इस गो की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, उससे ही आगे गन, ठीक, उससे ही आगे मैंने आपको बताया आईएनजी फॉर्म होती है फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग। और जो ये आप सिंगुलर प्लूरल करते हैं ना, यस या यस्ट लगा के, यस या यस ऐड कर करके जब हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं वर्ब को, तो जब हम इसको सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को यस या ईएस लगा के, तो यही बन जाती है हमारी फिफ्थ फॉर्म, गोज। आप सभी को पता होगा नाउन में हम जब यस या ईएस ऐड करते हैं तो ये बनता है क्या, प्लूरल। और वहीं हम अगर वर्ब में ऐड कर दें यस या ईएस तो बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों सिंगुलर। खैर चलिए अब इतनी सी बात को हटाता हूं और हम लोग सेंटेंस को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस सेंटेंस के दो रूप हमारे सामने निकल के आते हैं। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो दो ही होते हैं। पहला होता है अजर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अजर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस अजर्टिव में भी दो तरीके के निकल के आते हैं। अजर्टिव में भी दो तरीके के सेंटेंस निकल के आते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव जिसको हम लोग पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। इसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम एक एग्जांपल लिखें इसकी अफर्मेटिव की, तो पीहू इज राइटिंग अ लेटर। पीहू इज राइटिंग अ लेटर, इसको समझिए आप लोग। इस सेंटेंस में जो पीहू है ये एक सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग एक मेन वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, और जो बाकी बचा खुचा ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसके आगे ही निकले अफर्मेटिव से तो निकल के आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव की एक बहुत ही खुफिया बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग। निगेटिव में जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नॉर्मल निगेटिव, अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल निगेटिव जब बनाते हैं हम लोग, तो इसमें जो निगेटिव वर्ड होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही लगता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर लिखे हम, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नेगेटिव वर्ड लगता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नेगेटिव वर्ड का हम यूज करते हैं जब हम नॉर्मल नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तब। आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसी एग्जांपल को अगर हम नेगेटिव में बनाए तो पीहू इज नॉट क्या था, राइटिंग
अ लेटर। पीहू इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जो पीहू है ये एक सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एक निगेटिव है जो कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद है। फिर उसके आगे ही चले हम लोग तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मिली है हमें, राइटिंग जो है, और ऑब्जेक्ट हमारा एक बचा खुचा जो ये लेटर है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब आइए अपने असली मुद्दे की तरफ जो है इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं दोस्तों। पहला होता है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड टाइप और ओपन एंडेड टाइप। क्लोज एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है, तो क्लोज एंडेड को थोड़ा गौर से समझिएगा और ओपन एंडेड को। क्लोज एंडेड उसको हम कहते हैं जिसका, क्लोज एंडेड हम उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं जब हमसे कोई सवाल पूछा जाए, चाहे हम किसी से सवाल पूछते हैं कोई भी, तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में मिले, हमेशा आंसर यस या नो में मिले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्या बन रहा है भैया? सबसे पहली कंडीशन, इसका आंसर यस या नो में मिलता है। दूसरी कंडीशन, सबसे पहले इसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो होती है, स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इस सेंटेंस जो यहाँ पे मैंने लिखा है पीहू ईहू वाला, इसको हम लोग आते हैं इसमें इंट्रोगेटिव बनाते हैं। एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाते जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में। इज पीहू देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पहली कंडीशन है, इसको अगर पहचाने आप तो क्या कैसे कह सकते हैं कि ये क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। तो यहाँ पे आपको देखने को दिखेगा आपको कि सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे इज लिखा है, ये इज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहचान हो गई कि इसकी क्लोज एंडेड सेंटेंस की। फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नाम पे पीहू, राइटिंग मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाकी ये बचा खुचा जो भी है इस क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, हमें भुला गए थे। आइए अब आते हैं अपने लास्ट पड़ाव पे, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में कभी भी जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का यस या नो में नहीं मिलता है, इसका आंसर पूरे एक सेंटेंस में मिलता है दोस्तों, पूरे एक कंप्लीट सेंटेंस में मिलता है। ठीक, और इसी के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हमेशा WH टाइप वर्ड से होती है। WH टाइप जानते ही होंगे आप लोग, हु, व्हाट, हुम, वेयर, वेयर वाला जो भी होता है ये सब। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, इसके ठीक ही बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट आपका, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों को कन्फ्यूजन तो नहीं होगी ना, यहाँ पे मैंने तो अफर्मेटिव बताया है इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस, लेकिन अगर हम इसकी निगेटिव बने तो स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी देख लीजिए आप लोग। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नॉट जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पे नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगता है, यहाँ पे नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, नॉट लगता है निगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद में, फिर आपकी मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए इसका स्ट्रक्चर तो लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको निगेटिव बना देता हूँ। इज पीहू नॉट क्या था, राइटिंग लेटर। तो देखिए दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, निगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आ जाइए। इस नेगेटिव वर्ड को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है और यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका एक एग्जाम्पल तैयार करें हम लोग तो, वाई इज पीहू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, WHY वाई जो है ये अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, चुई चुई क्या कर रहा है, राइटिंग मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट,
ये अपने आप में एक लेटर जो है। इसका भी नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमको, बस सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड जोड़ देना है। देख लीजिए उसको भी, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नेगेटिव बनाया तो नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। थोड़ी हैंड राइटिंग तो बढ़िया है हमारी, उसको थोड़ा झेल लीजिएगा आप लोग। इसका एक एग्जाम्पल तैयार करें हम तो, वाई इज दोस्तों इसका आप लोग देख लीजिए एक बार। ये जो है आपका क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई आपकी सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव का है तो नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब भूल गया मैं, मेन वर्ब, उसके बाद ही ये मेन वर्ब हो गई आपकी बात, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पूरी उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा सेंटेंस। अजर्टिव इंट्रोगेटिव में, अजर्टिव में भी दो हिस्से, अफर्मेटिव नेगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव में भी क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ भी दिक्कत होगा इसमें। ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन की क्लास। कल से हम अपने असली खेल की तरफ बढ़ेंगे, जो है अपना बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग कल नाउन का डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।